पिछले चैप्टर्स में न्यू हीरोज का असली चेहरा सामने आया। गारो को पकड़ने आए हीरोज उल्टा खुद ही पिट गए। सुईरी का लिमिटर सूट भी टूट गया। इल्लीगल साइबरगिफिकेशन का राज खुलने लगा। ब्लू को सैतामा की असली पावर का अंदाजा हुआ। चाइल्ड एम्परर ने मॉन्स्टर्स की सीक्रेट रिसर्च ढूंढ निकाली और ज़ॉम्बी मैन लिमिटर रिमूव करवाने के लिए सबसे डेंजरस एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट कर लेता है। अब स्टोरी और भी इंटेंस होने वाली है। तो यहां पर हमारे वीडियो की शुरुआत एक ECT वाले सीन से होती है। यहां एक क्लास है रैंक 5 हीरो जो हेवी टैंक कैटेगरी का फाइटर है, एक मॉन्स्टर से टकरा रहा होता है। वहां मौजूद लोग चिल्ला रहे होते हैं कि ये हीरो इस मुकाबले के लायक नहीं है, ये हीरो हार जाएगा। ने हीरोज किधर हैं? सामने एक डीमन लेवल का क्रीचर खड़ा होता है, लायन ईटिंग ज़ेब्रा। इसी वक्त उस मॉन्स्टर के पीछे से ड्राइव नाइट निकल आता है और अपना टैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिल्वर ऑन कर लेता है। फिर उस क्रीचर पर अटैक करता है और बोलता है, तुम सब काफी एक्साइटेड लग रहे हो, सही कहा ना? वो मॉन्स्टर ड्राइव नाइट की तरफ पलट कर हमला करता है, लेकिन ड्राइव नाइट के पीछे से जेनोस प्रकट हो जाता है और अपने इनकिनरेशन कैनन से उस क्रिएचर को राख बना देता है। बगदाद के लोग चिल्लाते हैं, अरे ये टू ड्राइव नाइट और डीमन साइबॉर्ग हैं, कमाल हो गया। हेवी टैंक हीरो की कंडीशन काफी बिगड़ चुकी होती है। अभी ये खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ शुरुआत थी। ये तमाम क्रिएचर्स दरअसल ECT के थ्रिल एनिमल पार्क से बाहर आए हैं। ऐसा लगता है इन शाकाहारी जानवरों ने उस पार्क पर कब्जा जमा लिया है और अब वो सब मॉन्स्टर बन चुके हैं और तभी से अफरा तफरी फैलाना शुरू कर दिया है। जल्दी वहां पहुंचो, कोई चीखता है। ड्राइव नाइट जवाब देता है, हाँ मुझे जरूर वहां जाना पड़ेगा। जेनोस तुम भी साथ चलोगे? इसी लम्हे ड्राइव नाइट के जिस्म से सारे मॉडिफिकेशंस निकालकर एक ब्लैक बॉक्स की शक्ल ले लेते हैं। जेनोस सोच में पड़ जाता है, ये ब्लैक बॉक्स जरूर इसका सबसे खतरनाक हथियार होगा। ड्राइव नाइट पूछता है, क्या हुआ, जानना चाहते हो? चलो तुम पूछ ही रहे हो तो अपने ब्लैक वेपन के बारे में बता देता हूं। यहां ड्राइव नाइट दोबारा बदलकर नाइट फॉर्म अधिकार कर लेता है और दोनों अब ECT के थ्रिल एनिमल पार्क जा पहुंचते हैं। सामने एक वुल्फ लेवल का क्रिएचर खड़ा होता है, ह्यूमन ईटिंग डियर। ड्राइव नाइट उसके पीछे पहुंचता है। करीब आते ही अपनी ट्रांसफॉर्मेशन सिल्वर एक्टिवेट करता है, जिससे उसके हाथों में ब्लेड्स निकाल आती हैं और वो उस मॉन्स्टर को काट डालता है। जीनोस कहता है, इसका मतलब तुम अपना लड़ने का अंदाज सामने वाले दुश्मन को देखकर तब्दील कर सकते हो। ड्राइव नाइट जवाब देता है, बिल्कुल ठीक समझे, अभी जीस फॉर्म में हूं, पॉन कहा जाता है। जब मेरी हाथों में ब्लेड्स निकल आती हैं, सिल्वर कहते हैं, जो काटने के मामले में बेहतरीन है। घोड़े वाली फॉर्म को, जिससे मैं किसी भी सिमत तेजी से दौड़ सकता हूं। तभी सामने 3 वुल्फ लेवल के क्रीचर्स और उनके संग 3 डीमोन्स लेवल के क्रीचर्स भी प्रागत हो जाते हैं। बताता है कि उसके तमाम टैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस किसी खास मकसद के लिए डिजाइन किए गए हैं। जैसे लेंस रफ्तार के लिए है, बिशप ताकत के लिए है और गोल्डन वाला ट्रांसफॉर्मेशन गर्मी/हीट के लिए है। रूक की बात करें तो वो फिजा में उड़कर हमला करने के लिए बनाया गया है। ये सब समझाते समझाते ड्राइव नाइट सारे मॉन्स्टर्स को धूल चाटा देता है। जीनोस मन ही मन सोचता है, कितनी जबरदस्त हैं ये मॉडिफिकेशंस, वाकई कमाल की चीज है। एक साइबॉर्ग जो अपने पार्ट्स एडजस्ट कर सकता है और अलग अलग कंपोनेंट्स बढ़ाकर और शानदार बन सकता है। ये बिल्कुल मेरे जैसा है। इसने भी अपनी इंसानियत तर्क कर दी है। अब ड्राइव नाइट को एक हाई एनर्जी सिग्नल महसूस होता है और वो बोलता है, लगता है उनका सरगना आ गया है। सामने एक एपेक्स रब्बिट नामी क्रीचर नमूदर होता है। ड्राइव नाइट कहता है, क्यों ना हम मिलकर इसे लड़ीं? गिनोस जवाब देता है, ठीक है, मैं इसका ध्यान भटकाता हूं, तुम इसकी कमजोरी तलाश करो। दोनों मिलकर उसे शिकस्त दे देते हैं। ड्राइव नाइट कहता है, जीनोस मैं इन थक चुका हूं, तुम मेरे साथ चलो। जीनोस पूछता है, ड्राइव नाइट तुम्हें वाकई मेटल नाइट के बारे में क्या मालूम है? तुमने पहले मुझसे कहा था कि वो मेरा दुश्मन है। ड्राइव नाइट जवाब देता है, हाँ मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी बात के यकीन करना चाहिए।
लेकिन मैंने वो जानबूझकर कहा था ताकि तुम मेटल नाइट से फैसला बनाए रखो। वो शख्स बहुत खतरनाक और मिलिट्री टेक्नोलॉजी चुरा लेता है। तुम्हारा इंसिनरेशन कैनन, रीइंफोर्स्ड मसल फाइबर्स, आर्टिफिशियल नर्व्स और तुम्हारा एनर्जी कोर, ये सब बहुत कीमती हैं। मुझे खदशा था अगर ये तमाम चीजें उसके हाथ लग गईं तो बहुत बुरा होगा। कीनोस कहता है, लगता है तुम काफी होशियार और मुस्तैद रहते हो, लेकिन वो है कौन? कौन है बोफोई? ड्राइव नाइट समझाता है, डॉक्टर बोफोई ही असल में मेटल नाइट है। वो एक पागल साइंटिस्ट है जो अपनी फौज रोबोट्स और रिमोट कंट्रोल्ड मशीन्स के जरिए खुद ही मेटल नाइट के नाम से मैदान में उतरता है। यानी वो दोनों एक ही शख्सियत है, सिर्फ उसका असली चेहरा कम ही लोगों के सामने आता है। ड्राइव नाइट आगे कहता है, सीधे लफ्जों में कहूं तो वो बुरा इंसान है। उसने हीरो बनकर नेकी का मुखौटा पहन रखा है। इसी वजह से उसने हीरो एसोसिएशन ज्वाइन किया। लेकिन हाल ही में तुम्हें पता है, हीरो एसोसिएशन का डिफेंस सिस्टम हैजैक हो चुका था। क्या फिर हम कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम मेटल नाइट के कब्जे में आ गया है? वो एक साइंटिस्ट भी है और एक मैकेनिक भी, काफी कबील है। बस उसके अंदर जमीर नाम की कोई चीज नहीं है। वो हर फैसला एक रोबोट की तरह लेता है और उसका दिल मशीन जैसा सख्त बन चुका है। क्या तुम्हें पता है, हीरो एसोसिएशन की बेसमेंट में एक मॉन्स्टर फैसिलिटी मौजूद है? जेनोस कहता है, हाँ। ड्राइव नाइट बताता है कि दरअसल वहां लोग इन्हें सोल्जर्स में तब्दील करते हैं। ये लोग अपने बायो वेपन्स तैयार कर रहे हैं और ये बायो वेपन्स सिर्फ डॉक्टर बोफोई का हुक्म मानते हैं। जेनोस कहता है, हाँ, आजकल काफी ज्यादा मॉन्स्टर नजर आ रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, ये सब मेटल नाइट ही करवा रहा है? ड्राइव नाइट जवाब देता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कुछ मॉन्स्टर जरूर ऐसे हैं जिन्हें मेटल नाइट कंट्रोल करता है। मगर सिर्फ यही नहीं, वो ऐसे लोगों से भी रब्ता करता है जिनके इरादे काफी खतरनाक होते हैं। वो उन्हें अपनी ताकत और मशीनरी दिखाकर उनके ख्वाब पूरे करा देता है, फिर उन्हें दुनिया में आजाद छोड़ देता है, जबकि साथ साथ उन्हें काबू में भी रखता है। वो पूरी दुनिया में हुलचुल मचा रहा है, जिसकी वजह से ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे हीरो एसोसिएशन और पुलिस लड़ लड़ कर बिल्कुल थक चुकी है। जितनी दुनिया कमजोर होती जाएगी, वो उतना ही सही मौके का इंतजार करेगा। जब इंसानियत काफी हद तक कमजोर पड़ जाएगी, तब वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगा। वो सब कुछ एक ही झटके में तबाह कर देना चाहता है, पूरी दुनिया को। जीनोस कहता है, अच्छा, अगर मेटल नाइट इतना बड़ा साजिश है, तो क्या हीरो एसोसिएशन को उसके बारे में कुछ भी खबर नहीं? मतलब वो लोग तो उससे कुछ कह ही नहीं पाते। या तो वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है, या फिर मेरे ख्याल से वो लोग वाकई पूरी तरह मेटल नाइट के हथियारों और सिस्टम पर मुनहसिर हो चुके हैं। ड्राइव नाइट कहता है, मैंने अपना डेटा हीरो एसोसिएशन के साथ बिल्कुल शेयर नहीं किया, क्योंकि ये मैंने खुद खोज कर निकाला है। मुझे लगता है कि हीरो एसोसिएशन के टॉप एग्जीक्यूटिव्स में से कुछ लोग डॉक्टर पर भरोसा करते हैं। जैसा तुम्हें पता है, हीरो एसोसिएशन को पूरी हकीकत मालूम नहीं। अगर कोई भी मेटल नाइट के खिलाफ जाता है और यूज खतरनाक साबित करता है, तो वहां और लोग होंगे जो मेटल नाइट का साथ देंगे। मुझे पता है कि हीरो एसोसिएशन में सिर्फ कुछ ही मेंबर्स हैं जो अपने फायदे के लिए मेटल नाइट के साथ मिले हुए हैं। इसी वजह से मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने तमाम मिशन खुद ही अंजाम दूंगा। जेनोस पूछता है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? ड्राइव नाइट जवाब देता है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों की हालात मिलती जुलती है। हम दोनों का दुश्मन एक ही है और मकसद भी एक ही है। इसी वजह से मैं तुम पर एतमाद करता हूं। मेरा गांव एक खतरनाक मशीन ने बर्बाद कर दिया था, और वो मशीन मेटल नाइट ने ही तैयार की थी, और उसी ने तुम्हारे घर और खानदान को भी तबाह किया था। जेनोस चौंक कर पूछता है, क्या? मेटा साइबर? ड्राइव नाइट बताता है, वो ऐसा साइबरग है जिसमें बेपनाह ताकत मौजूद है, और वो अकेला ही कई शहरों को तबाह कर चुका है। ये साइबरग खुद मुख्तार तरीके से काम करता है, और इसे बोफोई ने ही बनाया है। बोफोई ने इस पर कई वेपन एक्सपेरिमेंट्स अंजाम दिए थे, चाहे हम साइबॉक्स की बात करें या एआई कंट्रोल्ड रोबोट्स की। बोफोई ने ऐसी कई मशीन्स दुनिया में खुला छोड़ रखी हैं। मैंने खुद ऐसी मशीन्स को ख़त्म किया है और उनमें से सैंपल्स निकालकर अपने जिस्म को मॉडिफाई किया है। जीनोस, जिसे तुम मेटा साइबॉर्ग कहते हो, वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारे पास अभी तक इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, क्योंकि वो बरसों से हमें नजर नहीं आया। हो सके उसे इमरजेंसी के लिए छुपा कर रखा हो, क्योंकि वो वाकई बहुत कीमती और खतरनाक है।
शायद उसे अपने हथियारों के जखीरे में महफूज रखा होगा। तुम भी इसे पकड़ना चाहते हो जैसा मैं चाहता हूं? किसी को भी खबर नहीं, लेकिन इस साइबोरग के पीछे एक पूरी रोबोट्स की फौज है जो जुंग के लिए तैयार खड़ी है। वक्त आ चुका है। मेटल नाइट ने अपनी चाल चल दी है। मॉन्स्टर्स को काबू करके दुनिया में अफरा तफरी फैला दी है और वो इस जुंग को अपने रोबोट्स आजाद करके अंजाम तक पहुंचाएगा। और जब वो रोबोट्स की फौज निकलेगी तब वो साइबोर्ग भी जरूर साथ होगा। इसलिए उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम खुद पहले उस पर दावा बोले। तो जेनोस, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अब ड्राइव नाइट जेनोस को और बता रहा है कि मैंने बोफोई के 3 ठिकाने ढूंढ लिए हैं। बोफोई को पहले ही मालूम है कि मैं उसकी जासूसी कर रहा हूं, मगर तुम्हारे लिए यह काम थोड़ा आसान होगा क्योंकि अभी तक उसे तुम पर जरा भी शाक नहीं है। गिनोस सवाल करता है, क्या वहीं उसने साइबोर्ग को छुपा कर रखा है? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। ड्राइव नाइट जवाब देता है, अगर वहां तुम्हें अपना दुश्मन मिल गया तो समझ लो कि एक खौफनाक जंग शुरू हो जाएगी। ऐसा लगता है कि अगर यह टकराव शुरू हुआ तो एस क्लास हीरोज भी वहां जरूर पहुंचेंगे और यह जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी जब तक पूरी कहानी अपने एंड तक नहीं पहुंचती। इसलिए तुम्हें इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार होना होगा। ड्राइव नाइट आगे बता रहा है कि उसने सुना है कि टोर्नाडो और फ्लैश दोनों किसी दूसरे मिशन पर निकले हुए हैं। मेरा ख्याल है ये भी बोफोई की ही चाल होगी क्योंकि वो लोग फिलहाल यहां नहीं आ सकते। इसी वजह से हमें खुद ही मैड साइबर को खत्म करना होगा। एक चीज तो साफ है, बोफोई ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि नियो हीरोज इतनी जल्दी मैदान में उतर आएंगे। अगर एनियो हीरोज ना होते तो अब तक ये मॉन्स्टर्स कई शहरों को बर्बाद कर चुके होते। फिलहाल इन मॉन्स्टर्स का मसला नियो हीरोज पर ही छोड़ देते हैं और हम दोनों सिर्फ बोफोई पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यह सुनकर जेनोस कहता है, ड्राइव नाइट, जरा रुक जाओ। मेरा दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा है, जरूरत से ज्यादा। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा अपनी बॉडी पर काबू छूट जाएगा। दिल चाह रहा है कि अभी के अभी यहां से निकाल जाऊं और सब कुछ तबाह कर दूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ टीम नहीं बना सकता। मुझे कुछ और लोगों पर यकीन है, पहले उनसे बात करके कोई फैसला लूंगा। ड्राइव नाइट मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मुझे अच्छा लगा कि तुम अभी भी संयमित हो। और हाँ, मेरा असली नाम जीरो है। फिर मिलते हैं। इसी लम्हे गिनोस आसमान की तरफ नजर उठाकर देखता है और बादलों में उसे सैतामा का चेहरा दिखाई देता है। तुरंत ही सैतामा वहां आ पहुंचता है और कहता है, चलो गिनोस, अब निकालते हैं। गिनोस पूछता है, आपकी एक्टिविटीज कैसी जा रही है? सैतामा जवाब देता है, यार, हम काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमें नए मेंबर्स ही नहीं मिल रहे, लेकिन हम एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिससे हमारे पास और लोग आ सकें। जेनोस शुक्रिया अदा करता है कि सैतामा ने अपने व्यस्त शेड्यूल में से वक्त निकाला। सैतामा कहता है, कोई फिक्र नहीं। वैसे भी मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहता था जिसने तुम्हें रोबोट बनाया था। गिनो सैतामा के हाथ में पकड़े पैकेज के बारे में सवाल करता है। सैतामा बताता है, ये कुछ चीज है जो मैं जांचना चाहता हूं कि वो डॉक्टर काबिल ए इतबार है या नहीं। अपने ही तरीके से दोनों डॉक्टर कुसैन के पास पहुंच जाते हैं। जेनोस कहता है, मास्टर साइटमा, ये हैं डॉक्टर कुसैन। जब मैड साइबर ने मेरे शहर को तबाह कर दिया था तब मैं मलबे के नीचे दबा हुआ था और इन्होंने ही मुझे निकाला था। ये जस्टिस के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मुझे लड़ने की ताकत बख्शी। और डॉक्टर कुसैनो, ये हैं मास्टर सैतामा, बहुत ही जबरदस्त इंसान। इसी वजह से मैंने इन्हें अपना उस्ताद मान लिया। बिल्कुल आपकी ही तरह डॉक्टर, इन्होंने भी मेरी जान बचाई थी। डॉक्टर कुसैनो कहते हैं, अगर तुमने पहले से इत्तला दी होती कि एक मेहमान लेकर आ रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए एक अनमैन्ड जेट भेज देता लेने के लिए। सैतामा हंसी में कहता है, अरे नहीं, उससे भी ज्यादा तेज तो हम दौड़ते हुए पहुंच जाते। डॉक्टर कुसैनो आश्चर्य से कहते हैं, सच में? एक जेट से भी तेज रफ्तार? ये तो मुमकिन ही नहीं लगता। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। सैतामा अपने बैग में से कुछ निकालता है और पूछता है, डॉक्टर कुसैनो, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? ये किंग का वह गेम कंसोल है जो खराब हो गया है। सैतामा कहता है, मुझे नहीं मालूम ये सुधरेगी या नहीं, लेकिन ये अटक गई है। डॉक्टर कुसैनो उसे तुरंत दुरुस्त करके वापस दे देते हैं और बताते हैं कि मैंने इसका स्क्रू बदल दिया और ढीला बटन भी ठीक कर दिया। सैतामा मुस्कुराते हुए कहता है,
तो तुम ही हो वो महान शख्स जो जेनोस की मरम्मत करता है। मेहनत के लिए धन्यवाद यार। डॉक्टर कुसेनो गिनोस से पूछते हैं, तुम यहां किस मकसद से आए हो, क्या बात करनी है? गिनोस सच बता देता है, हमें मैड साइबोर्ग का एक सुराग मिला है जिससे हम उस तक पहुंच सकते हैं। कुसेनो चांक कर पूछते हैं, क्या? वह कैसे मुमकिन है? जेनोस बताता है, इसके पीछे एस क्लास हीरो मेटल नाइट का हाथ है। डॉक्टर कुसेनो फिकारमंद हो जाते हैं। अगर वो हीरो एसोसिएशन के अंदर किसी मेंबर से मिला हुआ है तो हमें किसी से भी इमदाद की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। सैतामा आराम से लेट जाता है और पूछता है, तो फिर आगे क्या करने का इरादा है? गिनोस कहता है, मैं आप दोनों की राय लेना चाहता था। आप क्या समझते हैं मुझे क्या करना चाहिए? डॉक्टर कुसेनो कहते हैं, मुझे हैरानी है जेनोस के तुमने अपना गुस्सा कैसे संभाला, वरना पहले तो तुम अकेले ही लड़ने दौड़ जाते थे। बहुत खूब किया तुमने, तुम्हारी बर्दाश्त बढ़ रही है। गिनोस जवाब देता है, हाँ, पहले मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और मैं ये भी भूल गया था कि मैं कौन हूं, लेकिन फिर मैंने हवा में मास्टर सैतामा का चेहरा तैरता हुआ महसूस किया और उसी लम्हे मेरी सारी एनर्जी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। सैतामा लेते लेते कहता है, अगर तुम्हें उस मेटल नाइट नाम के इंसान पर शक है तो उसे सीधा पूछ क्यों नहीं लेते? डॉक्टर कुसेनो मना कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। अभी हमारे पास एक एडवांटेज है, उसे यह खबर नहीं कि ड्राइव नाइट ने जेनोस को सब कुछ बता दिया है, तो हम उस पर अचानक हमला कर सकते हैं। जेनोस राय से सहमत होता है? हाँ, अगर उसे पहले से ही पता चल गया तो वह छुप जाएगा और हमें दुश्वारी होगी। बेहतर यही होगा कि अगली मुलाकात में सीधा मुकाबला हो। सैतामा अचानक खड़ा हो जाता है और कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो मेरे ख्याल से तुम्हें अकेले नहीं लड़ना चाहिए। क्यों ना मैं तुम्हारी जगह लड़ूं? जेनोस मना करता है, नहीं, मैं ही इसे संभालूंगा, ये मेरी लड़ाई है और मैं ही इसे अंजाम तक पहुंचाऊंगा। डॉक्टर कुसेनो समझते हैं, संयम रखो, गुस्से से कोई फायदा नहीं होगा। सैतामा को यह अंदेशा है कि कहीं तुम एक बुरा रोबोट ना बन जाओ और फिर वो जीनोस ना रह जाओ जो पहले थे। सैतामा तुरंत सुधारता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो यह डर है कि वह तुम्हें एक ही झड़प में न तोड़ दे या कुछ ऐसा ही। जेनोस खामोश हो जाता है। डॉक्टर कुसेनो आहिस्ता से कहते हैं, गिनोस इतने कमजोर नहीं हो, मगर याद रखो दुश्मन हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है। वैसे भी सैतामा का सामना करना इतना आसान नहीं है ना? गिनोस चुप रहता है और डॉक्टर कुसेनो बुड़बुड़ाते हैं, यार गिनोस तो बिल्कुल खामोश हो गया है, शायद दिल से बुरा लगा है। सैतामा पूछता है, गिनोस क्या हुआ? गिनोस कहता है, हाँ। सैतामा कहता है, फिक्र मत करो, मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जहां तुम बदला लेने जा रहे हो, और अगर तुम वहां हारने लगो तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, ठीक है? जेनोस शुक्रिया अदा करता है लेकिन कहता है, मास्टर सैतामा, अगर आप भी वहां होंगे तब भी शायद कोई फायदा ना हो। मुझे नहीं लगता वह इतनी आसानी से हार मानेगा। सैतामा पूछता है, तो फिर तुम्हारे जीतने के कितने मकनात हैं? यह सुनकर डॉक्टर कुसेनो के मथे पर पसीना आ जाता है और वह दिल ही दिल में सोचते हैं, कितना अजीब शख्स है ये, इसके दिल में इतना खौफ क्यों नहीं है? वो फिर कहते हैं, चलो जो भी हो, बोफोय के 3 लैब्स हैं ना, तुमने काफी खोज की है। जेनोस सर हिलाते हुए जवाब देता है, मुझे नहीं पता कितना नंबर हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं इसे संभाल सकता हूं बिना किसी मुश्किल के, और अगर ऐसा है तो चलिए मास्टर सैतामा, हम निकालते हैं। सैतामा रोक देता है, अभी नहीं, मैं हीरो विक्टिम एसोसिएशन का लीडर हूं यार, मुझे बाकी मेंबर्स से बात करनी होगी, अपना स्केड्यूल बढ़ाना होगा और कुछ और इंतजाम भी देखने होंगे, तो मुझे थोड़ा वक्त दो। गिनोस शुक्रिया कहता है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब आप लोगों की वजह से मैं काफी सुकून महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर कुसेनो मन ही मन सोचते हैं, गिनोस रोज लड़ाई करता है, खतरनाक दुश्मनों से जुटा हुआ है, लेकिन अब तक उसने अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। इसकी सिर्फ एक वजह है, क्योंकि सैतामा उसके साथ रहता है। कुसेनो सैतामा से कहते हैं, जब से मैड साइबर ने हमारे शहर को बर्बाद किया है, तब से जेनोस और मैं जस्टिस के साइंटिस्ट और साइबरग बन चुके हैं, और अब जेनोस मुझे अपने पोते जैसा महसूस होता है। मैं उस मैड साइबरग को कभी माफ नहीं करूंगा जिसने मेरी फैमिली मुझसे छीन ली, लेकिन अभी मुझे
यह डर है कि कहीं वो दोबारा मेरी फैमिली ना छीन ले, इसलिए गिनोस का ख्याल रखना। सैतामा वादा करता है, हाँ जरूर, और आप भी अपना इलाज जल्दी करवाइए। जेनोस को याद आता है, डॉक्टर कुसेनो, आपने कहा था कि आपको मास्टर सैतामा का फिजिकल डेटा चेक करना है। जब आप उनसे अकेले मिले, सैतामा हैरान होकर पूछता है, मेरा फिजिकल डेटा? डॉक्टर कुसेनो हंसी में कहते हैं, अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था। क्या मैं आपसे दरख्वास्त कर सकता हूं? मुझे पता है कि आपके जिस्म में सिर्फ गोश्त और खून ही है सैतामा, लेकिन मैं आपके कीमती शरीर का एक डेटा लेना चाहता हूं। सैतामा कहता है, यार सुनने में ही लग रहा है काफी वक्त लगेगा इसमें। डॉक्टर कुसेनो तसल्ली देते हैं, हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन मशीन के अंदर बेहतर ही रहेगा अगर आप अपना इवैल्यूएशन करवा लें। फिर कुसेनो बारबेक्यू निकाल लेते हैं और बताते हैं, जब मुझे खबर मिली कि जेनोस अपने उस्ताद को लेकर आ रहे हैं तो मैंने सोचा हम साथ में डिनर करेंगे और आपके लिए कुछ बारबेक्यू भी तैयार किया है। सैतामा ये सुनकर खुश हो जाता है और तीनों आराम से बैठकर खाना खाते हैं। इसके कुछ वक्त बाद 3 मॉन्स्टर्स अचानक उस फैसिलिटी पर हमला कर देते हैं। सैतामा इत्मीनान से उठता है और उनके रोबोटिक हाथों को तोड़ देता है। कहता है, डॉक्टर कुसेनो, क्या हुआ? कोई मुश्किल है क्या? तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर कुसेनो जख्मी हैं और गिनोस उन्हें संभाले हुए हैं। रोबोट्स अंदर दाखिल हो जाते हैं और एलिमिनेशन लिस्ट का नंबर 30 पढ़ते हैं। डॉक्टर कुसेनो, साइंटिस्ट, खतरनाक जख्म लगा है, इनके बचने के 0% इम्कान है, 5 मिनट में ये दम तोड़ देंगे। लड़ने के लिए तैयार खड़ा है एस क्लास हीरो डीमन साइबरक, इसे भी खत्म कर दिया जाएगा। ये सुनकर जीनोस को बहुत गुस्सा आता है और उसके पूरे जिस्म से हेट निकलने लगती है। वो चिल्लाता है, मैं तुम सबको मिटाकर रख दूंगा। एक रोबोट जेनोस से लड़ने आता है। जेनोस आसानी से उसके वार से बच निकलता है। दोनों लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन वो रोबोट जेनोस को एक ही झटके में दीवार में धकेल देता है और कहता है, बस इतनी ही ताकत है तुम्हें बच्चे, हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा कमजोर निकले तुम। इस बेकार सी पावर के साथ इतना दिखावा करने की जरूरत नहीं। थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा जहां तुम्हारे पापा जी को भेजा हा। हमें दिखाया जाता है कि ये एक ड्रैगन लेवल थ्रेट है, मशीन गॉड बॉडी। दूसरी तरफ एक और ड्रैगन लेवल मशीन, मशीन गॉड टेक, कहता है, ये तो सिर्फ हमारा वार्म अप है, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी और फिर हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके पूरे शहर में ऊपर से बिखेरा देंगे। गिनोस अपना कोड तैयार करता है। तीसरा ड्रैगन लेवल मशीन, मशीन गॉड रे, कहता है, इसकी बॉडी बहुत तेजी से गर्म हो रही है, तैयार हो जाओ भारी मात्रा में फ्लेम थ्रोअर्स झेलने के लिए, साथ ही गर्मी भी महसूस होगी। मशीन गॉड बॉडी लड़ने के लिए तैयार होकर कहता है, आ जाओ, तुम्हारे ये पंजे हैं ना, मैं इन्हें जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। गिनोस अपना हीट मशीन गन ग्लव्स अटैक चलाता है, लेकिन उससे मशीन गॉड बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गिनोस पर वार करता है, लेकिन जेनोस इतनी तेजी से घूमता है कि उसके पीछे जा पहुंचता है। उधर वह अपना सुपर मैग्नेटिक कोर अटैक चलाता है, जिससे आसपास की सारी लोहे की चीजें उड़ने लगती हैं और अंत से वो एक बड़ा हाथ बना कर मशीन गॉड बॉडी पर वार करता है। वो कहता है, इससे तो खुजली हो रही है बेटा। मशीन गॉड टेक बोलता है, क्या बात है, कितनी जबरदस्त ताकत है। अगर इसने अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल पा लिया होता तो दुनिया की भलाई के काम आ सकता था। दूसरी तरफ मशीन गॉडरे कहता है, जैसे जैसे इसकी एनर्जी की रिएक्शन ऊपर नीचे होती है वैसे ही इसकी एबिलिटीज भी बदल जाती हैं। लगता है अगर हम अकेले अकेले हमला करेंगे तो ये आसानी से बच जाएगा, लेकिन अगर हम तीनों मिलकर हमला करें तो शायद ये बच ना पाए। तीनों रोबोट्स तैयार होकर जीनोस पर एक साथ हमला करते हैं और उसे बहुत मारते हैं और जीनोस उन तीनों रोबोट्स से टकराना शुरू कर देता है। दोबारा याद दिला दो, ये रोबोट्स किसी नॉर्मल कैटेगरी के रोबोट्स नहीं होते, बल्कि इनका डिजास्टर लेवल ड्रैगन है। जेनोस को डॉक्टर कुसेनो की बात याद आती है, गिनोस तुम कमजोर नहीं हो, लेकिन दुश्मन हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है। गिनोस अपना कोर फ्रीज करने लगता है और अब बड़े सुकून से उन तीनों मॉन्स्टर्स का सामना करता है। वो अपना लाइटनिंग कोर अटैक करके हाई वोल्टेज टैकल देता है और मशीन गॉड टेक को नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ मशीन गॉड रे जेनोस पर हमला करता है। जीनोस अनखेन बैंड करके रोरिंग ड्रैगन कोर नाम का अटैक चलाता है। मशीन गॉड रे कहता है, कितनी खतरनाक एनर्जी है, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। यह तो मुमकिन ही नहीं, इसलिए यह सिर्फ 30 सेकंड तक ही चलेगा। मशीन गॉड टेक दोबारा हमला करता है और कहता है, इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो, मेरे ख्याल से या तो तुम जीतने की जल्दी में हो या फिर बहुत ज्यादा
गुस्से में हो कि हमने तुम्हारे उस्ताद को मार डाला, लेकिन हमारे सामने इन जज्बात का कोई लेना देना नहीं, समझे? जीनोस उस पर वार करता है, लेकिन मशीन गॉड-टेक बच जाता है। वो अपना फुल मून ट्रिपिंग आयरन स्लैश चलाता है, लेकिन जीनोस एक ही पंच में उसकी ब्लेड तोड़ देता है। अपना सुपर इंसिनरेशन कैनन चलाता है। मशीन गॉड बॉडी कहता है, हाँ, इस गर्मी से मेरे आर्मर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने सेकंड बचे हैं तुम्हारे पास? देख रहे हो तुम क्या कर रहे हो? जेनोस अपना हैवी मशीन गन ब्लो अटैक चलाता है और पीछे से मशीन गॉड रे अपना फुल ब्लेड अटैक चलाता है, लेकिन जीनोस अपना मीटियर स्ट्राइक अटैक करके मशीन गॉड रे की हालत बिगाड़ देता है। अब सिर्फ अकेला मशीन गॉड बॉडी बचा होता है। वो कहता है, पच्छे, तुम्हें क्या लगता है एक इंसानी साइबोर्ग हम टॉप क्लास एआई को हरा सकता है? चाहे तुम जितनी भी हिसाब किताब कर लो, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। मशीन गॉड बॉडी खड़ा होकर कहता है, और अब क्योंकि मैंने 2 मशीन गॉड सीरीज यूनिट्स के पार्ट्स अपने अंदर जोड़ लिए हैं, अब मैं हद से ज्यादा ताकतवर हो चुका हूं। वो जेनोस पर हमला शुरू करता है और कहता है, मारो मारो, और मैं तुम्हारा कोड़ा करके तुम्हें भी अपने अंदर संभालूंगा, और फिर मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर मशीन रोबोट बन जाऊंगा। जेनोस उसके हमले से बचते हुए नीचे आता है और अपना फाइनल स्मैश अटैक चलाता है, जिससे जेनोस का हाथ उड़ता हुआ जाकर मशीन गॉड बॉडी के सर पर लगता है। उधर वह उस मॉन्स्टर की हालत बुरा कर देता है, और अब जेनोस की बॉडी में सिर्फ 9% एनर्जी बची होती है। वह डाउट कर डॉक्टर कुसेनो के पास पहुंचता है, लेकिन स्कैनर बता है कि और स्ट्रॉन्ग रोबोट्स गए हैं, और गिनोस कहता है कि 5 आगे हैं और 2 पीछे हैं, और काफी खतरनाक रीडिंग्स मिल रही हैं इनके अंदर से। इसी वक्त पीछे से सैतामा आता है। सैतामा कहता है, तुम पीछे वालों को संभालो, आगे वाले 5 को मैं देख लेता हूं। यहां सैतामा भाई बस उन 5 की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ये 5 एक साथ सैतामा पर हमला करते हैं, लेकिन सैतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वो यहां ऐसे इत्मीनान से गुजारता है कि धूम मच के उन सबकी खुद ही दुर्गति हो जाती है। तुम खुद सोचो, अगर तुम पूरे जोर से मुक्का मार के दीवार पर मारो तो भाई तुम्हारे ही हाथ को चोट लगेगी ना, दीवार को कुछ नहीं होगा, सही है ना? यही मामला है। ये 5 सैतामा पर हमला कर रहे थे, इसलिए खुद ही उनकी हालत बिगड़ गई। सैतामा को कुछ करना ही नहीं पड़ा। ठीक है, लेकिन अगर हम जेनोस की बात करें तो उसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है। डॉक्टर कुसेनो जीनोस को बताते हैं, अगर तुम अंदर से जकार उस मॉडल को एक्टिवेट करोगे तो तुम्हें अपना लास्ट आर्मर मिल जाएगा, जो मैंने एक सीक्रेट वेपन के नाम पर रखा था, जो तुम्हारी बॉडी में अभी जो लेटेस्ट सिस्टम अपग्रेड हुआ है उसके हिसाब से हद से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इस ताकत का इस्तेमाल तुम भागने के लिए करना, इन सब से जितना दूर हो सके। इतने सालों से मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था कि मैंने तुम्हें लड़ने की ताकत दी और अपने साथ इस इंतकाम की जुंग में शामिल कर लिया। मैंने कई बार सोचा कि मैं तुम्हारे साथ सुकून से जीऊं, और शायद मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, लेकिन शायद इसका एहसास होने में काफी देर हो चुकी है। मुझे माफ कर दो गिनोस, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं, गिनोस कहता है। डॉक्टर कुसेनो, आपने कोई गलती नहीं की, जो भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए शुक्रिया। जेनोस उस बेसमेंट में जाता है और पूरी तरह से अपग्रेड हो जाता है। सैतामा पूछता है, अच्छा तो ये है वह चीज जो उन्होंने तुम्हारे लिए छोड़ी थी, है ना? जेनोस हाँ में जवाब देता है और मन ही मन सोचता है, ऐसा लगता है अब बचते बचते खेलने का वक्त नहीं है। मास्टर सैतामा, उन्होंने बताया था कि उनका कोई मंसूबा है दुनिया पर राज करने का। हो सकता है वह हीरो एसोसिएशन की बात कर रहे हों, या फिर आम लोगों की, या शायद दोनों की। हमें उसे रोकना होगा। मैं अभी के अभी निकलता हूं। सैतामा कहता है, ठीक है, मैं भी चलता हूं, लेकिन शहर से यह रोशनी कैसी आ रही है? यहां हमें दिखाया जाता है कि शहर में तबाही मची हुई है, प्लेन्स क्रैश हो रहे हैं, इमारतें गिर रही हैं। वहां कुछ क्लासी हीरोज होते हैं और उनके साथ एक हीरो भी होता है। ये लोग कहते हैं हम HQ से राब्ता कर रहे हैं, हमने एक मॉन्स्टर को हराया है। हमारे लीडर एक क्लासी हीरो हैं और साथ में और क्लासी हीरोज भी हैं, फ्रिस्बी मैन, शार्क फिन ब्लेड और साइक्लोप्स। शार्क फिन ब्लेड कहता है, देखो वहां कुछ है और वह हर चीज को तबाह कर रहा है। टीम का लीडर कहता है, रुको, इसे अभी मैं संभालता हूं। साइक्लोप्स कहता है, यह तो बहुत ही बुरा है, हद से ज्यादा बुरा। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे रोबोट्स शहर में तबाही मचा रहे होते हैं। सब लोग देखकर चौंक जाते हैं कि ये रोबोट्स पूरे शहर को बर्बाद करने लगते हैं। वहां ब्लू भी होता है और कहता है, यह क्या शुरू हो गया? और आखिरकार जिस बात का गिनोस और ड्राइव
नाइट को अंदेशा था वही होता है। सारे के सारे रोबोट्स दुनिया को तबाह करने के लिए बाहर निकाल आते हैं। अब हमें शिहार का सीन दिखाया जाता है और यहाँ भाई एनर्जी बीम्स गिरती हैं जिनकी वजह से तबाही मचना शुरू हो जाती है। घर्रौन में से आवाजें आने लगती हैं। ये क्या हुआ? गैस एक्सप्लोजन हो क्या रहा है? ये तो कोई मॉन्स्टर भी नहीं है क्योंकि कोई अलर्ट तो आया नहीं है। ये चल क्या रहा है? ये रंबलिंग जैसी आवाजें कैसे आ रही हैं? जल्दी हमें यहां से निकलना होगा। हमें इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करना होगा। ये लोग नीचे देखते हैं कि रोबोट्स की फौज नीचे से गुजर रही होती है और एक जगह से इन्हें रोशनी दिखना शुरू होती है और ये रोबोट्स एक ही बार में पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं। पूरा एक्सप्लोजन होता है। गार्डियन बिल्डिंग्स वगैरह सब में धमाका होने लगता है। ये अपने हाथों से बीम्स फायर कर रहे होते हैं। इसी दौरान आगे जीनोस आकर लैंड करता है और जैसा हम देख सकते हैं जीनोस ने अपना वही आर्मर पहना होता है जो उसका लेटेस्ट होता है। वो बहुत तेजी से भागना शुरू करता है और तुम यकीन नहीं करोगे भाई, इतने पावरफुल रोबोट्स को वो एक ही झटके में शायद छूते ही साफ कर देता है उन सबको भाई। यहां तबाही मच जाती है। इन रोबोट्स का वो सब कुछ चकनाचूर करना शुरू कर देता है। ये फिर भी गिनोस पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं लेकिन गिनोस इन सबको खत्म कर देता है। यहां बस अपना ख्याल रखना, सैतामा को इतने दुश्मनों से लड़ना है और मैं मेटल नाइटा की रिसर्च फैसिलिटी पर हमला करूंगा। सैतामा थोड़ा सोचकर कहता है ठीक है फिर, बस अपना ख्याल रखना। और गिनोस भी उड़कर यहां से रुखसत होने लगता है। वो यहां देखता है एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। वो मन में सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था रोबोट सोल्जर्स के अलावा यहां मॉन्स्टर भी मौजूद है। मेटल नाइट ने अपनी आर्मी में बायोलॉजिकल वेपन्स का भी इस्तेमाल कर रखा है। कितना घटिया इंसान है वो। केनोस भाई एक ही झटके में उस मॉन्स्टर का सर उसकी बॉडी से जुदा कर देता है और यहां से उड़कर रिसर्च फैसिलिटी की तरफ रवाना हो जाता है। अब हमें लाइटनिंग मैक्स का सीन दिखाया जाता है जो एक रोबोट का सामना कर रहा होता है। वो अपना लाइटनिंग सेंट्रीफ्यूज काफ अटैक मारता है और साथ ही लाइटनिंग तेरह स्टेप किक भी ट्राई करता है, लेकिन इन अटैक्स का उस रोबोट पे कोई असर ही नहीं होता। उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लाइटनिंग मैक्स सोचता है कि मैं इस अटैक से एक टेलीफोन पोल तोड़ सकता हूं, लेकिन लगता है इस रोबोट ने ऐसे कई पोल्स खा रखे हैं। मुझे जरा संभाल कर इसे लड़ना होगा वरना खुद ही चोट खा जाऊंगा। सुकून रखो, गहरी सांस लो। ये अचानक ही यहां आ गया है, लेकिन अभी तो सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, पर 1-on-1 फाइट में भी मैं इससे हार सकता हूं और इसे ऐसे खुला भी नहीं छोड़ सकता। तो जब तक बाकी हीरोज नहीं पहुंचते मुझे इसे बिजी रखना होगा। चलो फिर बेवकूफ, मेरे पीछे आ। लाइटनिंग मैक्स भागना शुरू करता है और देखता है कि आगे से और भी लोग भाग कर आ रहे हैं, जबकि पीछे से रोबोट्स की पूरी आर्मी चाली आ रही है जो शहर में तबाही मचा रही है। काफी लोग अब तक मारे जा चुके हैं और बाकी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लाइटनिंग मैक्स रुकता है और सोचता है ये हो क्या रहा है, इतने सारे लोग कहां से आ गए। तभी रोबोट्स लाइटनिंग मैक्स पे हमला करते हैं जिससे उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और खून बहने लगता है। वो कहता है ये कैसे मुमकिन है, समझ गया, जब मैं उठूंगा तो ये सब एक सपना ही निकलेगा, ये रियलिटी नहीं हो सकता। एक रोबोट लाइटनिंग मैक्स को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी बीच में मोमेंट राइडर पहुंच जाता है जो नए बैटल सूट में है। उस अटैक से मोमेंट राइडर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है मैं आ चुका हूं, नियो मोमेंट। कुछ अटैक्स के बाद वो लाइटनिंग मैक्स को उठाकर वहां से भागने लगता है। कहता है हमें यहां से निकालना होगा, तुम्हें बचाते हुए मैं लड़ नहीं सकता। इसी बीच कुछ लोग रोबोट्स के सामने आ खड़े होते हैं और उनमें से एक कहता है हीरो एसोसिएशन के प्रो हीरोज यहां कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास इन रोबोट्स से लड़ने के लिए जरूरी इक्विपमेंट नहीं है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हीरो एसोसिएशन हमारे रास्ते में ही आएगा। उनकी हरकतों से पता चल जाता है कि ये लोग नियो हीरो हैं। वो कहते हैं कि इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और नियो हीरोज़ भी इनका सामना नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ये काफ़ी खतरनाक है। तभी पीछे से हंटर्स का ग्रुप आता है और वो कहते हैं अगर कोई इन्हें रोक सकता है तो नियो भी कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हंटर्स रोबोट्स को काटना और मार गिराना शुरू कर देते हैं। आगे हमें टैंक टॉप मास्टर का सीन दिखाया जाता है जो अपने टैंक टॉप टैकल से काफ़ी सारे रोबोट्स को तोड़ देता है। वो कहता है
मेरी मसल्स बिल्कुल नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। मैं पूरी तरह रिकवर हो चुका हूं। शुक्रिया इस मेडिकल ग्रेड टैंक टॉप का, जिसकी वजह से मुझे इतनी ताकत मिल रही है। ये मैं सुबह से पहन रखा हूं। उसके पीछे टैंक टॉप आर्मी खड़ी है और वो देखते हैं कि सामने से बहुत बड़ी भीड़ आ रही है। टैंक टॉप मास्टर कहता है, ठीक है, अब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं। सब लोग अपनी स्पेशल ट्रेनिंग का कमाल दिखाओ। टैंक टॉप मास्टर कहता है, तुम लोग साउथ शेल्टर की तरफ चले जाओ। लेकिन तभी टैंक टॉप आर्मी बताती है, मास्टर, ये जो सामने से भीड़ आ रही है वो इंसानों की नहीं है। टैंक टॉप मास्टर कहता है, जल्दी नीचे उतरो, यहां बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। वो खुद आगे बढ़कर अटैक अपने ऊपर ले लेता है और कहता है, कितना खतरनाक अटैक था ये। अच्छा हुआ मैंने इतना जबरदस्त टैंक टॉप पहना हुआ था, वरना मेरी मसल्स उड़ जाती और सच में पीछे खड़ी टैंक टॉप आर्मी की हालत भी खराब हो चुकी होती। टैंक टॉप मास्टर खादा होकर कहता है, मैं तुम जैसे मुर्दा रोबोट से हार नहीं मनूंगा। सभी रोबोट्स एक साथ उस पर हमला करते हैं, लेकिन वो डट कर खड़ा रहता है, न गिरता है न झुकता है। वो सोचता है मेरा टैंक टॉप धीरे धीरे फट रहा है और शायद इनकी गोलियां कभी ना कभी खत्म हो ही जाएंगी। सोचता है कि अब काउंटर अटैक करना चाहिए, लेकिन पोजीशन बनाए रखना जरूरी है। क्या करूं? तभी फायरिंग रुक जाती है। टैंक टॉप मास्टर सोचता है, क्या कोई और हीरो पहुंच गया है? लेकिन कौन सा हीरो एक साथ इनको इतनी आसानी से खत्म कर सकता है? मेटल नाइट, तात्सुमाकी, या फिर मुझे मत बताना ये डार्क शाइन है। जब धुआं छटना है तो पता चलता है वहां हंटर्स का एक ग्रुप खड़ा है, जिन्होंने इन रोबोट्स का सफाया कर दिया है। टैंक टॉप मास्टर कहता है, ये नए हीरोज लग रहे हैं। इनके हेयर स्टाइल देखकर तो यकीनन हंटर्स ही हैं। तभी पीछे से एक्सेल आता है और कहता है, अब अगली लड़ाई हंटर्स संभालेंगे। टैंक टॉप मास्टर कहता है, बैकअप के लिए शुक्रिया, क्या तुम मेरे टैंक टॉप साथियों को जमीन से उठाकर किसी सुरक्षित जगह ले जाओगे? एक्सीएल कहता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम हमारे रास्ते में आ रहे हो, चुपचाप शेल्टर चले जाओ और अपने मारे हुए साथियों को भी साथ ले जाओ। तभी एक आदमी बोलता है, देखो हम बच गए। उस एस क्लास हीरो की वजह से हमें थोड़ा वक्त मिल गया और आखिरकार नियो का लीडर यहां पहुंच चुका है, स्काई स्लाइसर एक्सेल, जो अपने साथ हंटर्स को लाया है। टैंक टॉप मास्टर गुस्सा हो जाता है, कहता है, क्या तुम मुझे यहां से भागने के लिए कह रहे हो? एसीसेल उछक कर आता है और कहता है, हमें इन यहां बहस की जरूरत नहीं, मुझे तुमसे बस एक ही चीज चाहिए, अपना ये बेकार वाला एटीट्यूड छोड़ दो और यहां से निकल जाओ। चलो हंटर्स, इनकी बैंक की तरफ चलते हैं। ये लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सेल कमाल दिखाता है, एक ही झटके में सबको काटना और मारना शुरू कर देता है। उसके पैरों में स्केट्स लगे हैं, साथ ही बूस्टर्स भी, जिनकी वजह से वो बहुत तेजी से आगे बढ़ पाता है और इन सभी रोबोट्स का सफाया कर देता है। हमें बताया जाता है कि पुराने जमाने में लोग बड़े से बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए पैक बनाकर हंटिंग करते थे, उन्हें मिला कर हरा देते थे। तो जिंदा रहने के लिए इंसानों को एक बिल्कुल नई हंटिंग पावर चाहिए। आज के बाद दुनिया में हंटर्स की तादाद बढ़ने लगेगी नियो की टेक्नोलॉजी की वजह से। हम हंटर्स फ्रंट लाइन पे लड़ेंगे, जबकि बाकी लोग भी खुद को बचाना सीख जाएंगे। हीरोज की तरह नहीं, बल्कि हम सब मिलकर सभी इंसानों को ताकतवर बनाएंगे, जिससे आगे चलकर ये दुनिया काफी महफूज हो जाएगी और कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आ पाएगा। तो बेसिकली एक्सेल का प्लान यही है कि वो लोगों को बचाने के साथ साथ उन्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के बारे में सोच रहा है। वो चाहता है कि सभी लोग इतने ताकतवर हो जाएं कि वो खुद अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकें, जैसे पुराने जमाने में लोग मिलकर बड़े जानवरों को हराया करते थे। अगर आज ये सभी लोग एक साथ मिल जाएं तो ये मॉन्स्टर्स का भी सफाया कर सकते हैं, है ना? तो ये काफी अच्छी सोच है, लेकिन थोड़ी अलग भी है। अब हमें एक हेलीकॉप्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां पायलट बताता है कि 21 आदमी रेड जोन तक सिर्फ 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। मिस्टर रेडन, एयर ड्रॉप के लिए रेडी हो जाइए। रेडन जवाब देता है कि यूज पैराशूट की कोई जरूरत नहीं। पायलट हैरान होकर पूछता है, क्या? रेडन कहता है, हाँ, क्योंकि मैंने अपना बैटल सूट पहन लिया है। पीछे बैठे कुछ सपोर्ट क्रू मेंबर्स बोलते हैं कि ठीक है। फिर वो लोग पैराशूट के साथ आएंगे और रेडन के पीछे पीछे चलेंगे। रेडन उन्हें समझाता है, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना,
नीचे बहुत ज्यादा बड़बड़ी मची हुई है और तुम लोग फ्रंट लाइन पे रह के लादे नहीं कर पाओगे। अभी के लिए तुम लोगों का काम सिर्फ लोगों की जान बचाना और शहर खाली करवाना है। लादे हम देख लेंगे। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम का क्या मतलब है। तभी राइडन हेलीकॉप्टर से सीधा नीचे जंप मार देता है। एकदम शानदार एंट्री। जमीन पे उतरते ही वो कहता है, मुझे लगा था तुम लोग टाइम से पहले पहुंच जाओगे, पर सबका शुक्रिया। वहां कुछ लोग खड़े होते हैं जो बिल्कुल सुमो रेसलर्स जैसे लगते हैं और उन्होंने भी वैसे ही बैटल सूट्स पहन रखे हैं। वो कहते हैं, हम सब अपनी सुबह की प्रैक्टिस अधूरी छोड़ के आए हैं क्योंकि योकोजुना की रिक्वेस्ट को तो इग्नोर नहीं कर सकते। आपने बिना कुछ बताए ये सारे सूट्स हमें भेज दिए। राइडन बताता है कि उसने पहले से ही भविष्य के बारे में सोच लिया था, इसी वजह से यह बैटल सूट्स पहले ही भेज दिए थे। सुमो रेसलर्स खुश होकर कहते हैं कि ये सूट्स बेमिसाल है। इतना वजन हल्का होने के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो बिल्डिंग्स के ऊपर आसानी से कूद सकते हैं और तेजी से भाग भी सकते हैं। राइडन आगे बढ़ते हुए कहता है, चलो फिर, ये अजीब चीजें हमारे दुश्मन हैं, मेरे पीछे लाइन लगाओ। राइडन सबसे आगे खड़ा होता है। उसके पीछे बाकी सुमो रेसलर्स बैटल सूट्स पहने खड़े होते हैं और सामने से बड़बड़ी मचाते हुए रोबोट्स उनकी तरफ बढ़ते हैं। रोबोट्स जैसे ही पास आते हैं, राइडन अपना हाथ उठाकर जमीन पे जोर से मारता है, जिससे एक जबरदस्त शॉकवेव पैदा होती है। उसके बाद वो अपना थाउजेंड सपोर्ट जायंट हेवी कैनन अटैक चलाता है, जिससे रोबोट्स का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ एक कैमरामैन का सीन दिखाया जाता है जिसने भी बैटल सूट पहना होता है। इसका मतलब यह भी न्यू हीरो एसोसिएशन का हिस्सा है। वह बोलता है, कैमरा सेट हो गया है, अब हम लाइव जाने वाले हैं। 3 2 1 और अब स्टार्ट। यहां पर वेबिकाजा चीख उठती है। वह कहती है कि बचपन में जिस पार्क में वह खेला करती थी, ये भी वो नहीं रहा। ये दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। पूरे शहर का नक्शा ही गायब हो गया है। धमाकों की आवाज इतनी तेज है कि उससे लोगों की चिल्लाने की आवाज तक सुनाई नहीं देती। वेबिकाजा आगे कहती है, यह सच है कि मैंने अपने आप को सर्जिकली मॉडिफाई करवाया और एक न्यू हीरो बन गई ताकि मुझे फेम मिले, लेकिन मैंने कभी ऐसा नजारा देखना नहीं चाहा था। मैं दिल से एहसानमंद हूं इस ताकत की जो मुझे मिली है, और अब मैं अपनी पूरी शक्ति से लाडूंगी, लोगों को बचाने के लिए, अमन लाने के लिए। कैमरामैन पीछे से इशारा करता है। बढ़िया काम, वेबिकाजा तुरंत जवाब देती है, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रही। वैसे तुम्हें पता है ना, अगर तुम सच में बैटल सूट पहने हो तो कैमरा साइड में रख के तुम्हें भी लड़ाई में लोगों की मदद करनी चाहिए। चलो फिर, अपनी एनर्जी दिखाती हूं। वेबी एनर्जी कैनन। वह अपना सबसे खतरनाक अटैक रोबोट्स पर चलाती है, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता है। नीचे उतरते हुए वह सोचती है, इतने कम रोबोट्स हो ही नहीं सकते, जरूर और भी होंगे। मैं अपनी ज्यादा एनर्जी यहां बर्बाद नहीं कर सकती। कैमरा बंद करो, वेबी बटरफ्लाई। वो अपने बटरफ्लाई जैसे पंख बनाकर उड़ जाती है। कैमरामैन पीछे से चिल्लाता है, अरे मिस वेबिकाजा, आप तो मुझे अकेला छोड़ के चली गई। ऐसा मत कहो कि अब आपके अंदर हीरो वाली फीलिंग जाग चुकी है। आपको पता है ना, आपकी जॉब पोस्टर गर्ल बनना थी, भीड़ को अट्रैक्ट करना था। आप कहां जा रही हो? हद हो गई यार। कैमरा की बात तो छोड़ो, कूलेंट और बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी, वरना आपकी बॉडी ज्यादा देर तक काम नहीं करेगी। आपको पता भी है आप क्या करने की कोशिश कर रही हो। पर तब तक वेबिकाजा बहुत दूर उड़ चुकी होती है और कैमरामैन की बातें हवा में ही रह जाती हैं। वेबिकाजा सोचती है कि चाइल्ड एम्परर ने उसे हीरो एसोसिएशन के बारे में सब कुछ बता दिया था। एस क्लास हीरोज के बारे में जो दिमाग से काफी पावरफुल होते हैं, और उन बहादुरों के बारे में भी जो सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, जिनके लिए पैसा इतना मायने नहीं रखता, जैसे कि म्यून राइडर और बाकी हीरोज। अब वेबिकाजा अपना वेबी बर्निंग बुलेट इस्तेमाल करती है, जिससे वह रोबोट्स का सफाया करती है। तभी उसे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखता है जिसके 5-6 सर हैं। वह सोचती है, वाह, इस रोबोट आर्मी में एक मॉन्स्टर भी शामिल हो गया। मैं इसके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए सीधा चीर देती हूं। वो मॉन्स्टर को चीर देती है, फिर अपना फायरबॉल बॉम्ब अटैक चलाती है और कई और अटैक्स से रोबोट्स का सफाया करने लगती है। उड़ते हुए वह देखती है कि एक बिल्डिंग की छत पर कुछ लोग इकट्ठे होकर SOS लिखा रखे हैं और चिल्ला रहे हैं, हुमैन बचाओ। वेबिकाजा कहती है, पहले मैं इस एरिया के सारे खतरनाक रोबोट्स हटाऊंगी, ठीक है,
तब तक आप शांत रहिए, छुप के रहिए। मैं वादा करती हूं थोड़ी देर में न्यू हीरो एसोसिएशन की रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी, बस थोड़ा इंतजार करिए। फिर वो खुद से कहती है, मैं भी वैसी बन के दिखाऊंगी जैसा स्वीट मास्क कभी बन ही नहीं सकता, बिल्कुल असली हीरो। जैसे कि आपको याद होगा, स्वीट मास्क एक मॉन्स्टर है और वेबिगाजा खुद को उससे कंपेयर कर रही है, क्योंकि दोनों ही फेम के लिए इस इंडस्ट्री में आए थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वह स्वीट मास्क की सस्ती कॉपी है, क्योंकि हमें स्वीट मास्क की असली ताकत अभी तक ज्यादा नहीं दिखाई गई। अब हमें हीरो एसोसिएशन हेडक्वार्टर दिखाया जाता है। इस पूरी तबाही को देखकर ये लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर यहां हो क्या रहा है। हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी फैल चुकी है। हर सिटी वाले अपनी हालात पूछ रहे हैं, भाई इस सिटी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। अगर यह सिलसिला यूं ही जारी रहा तो पूरा नक्शा ही मिट जाएगा। दुनिया भर के हीरोज यहां मौजूद होंगे, लेकिन उनका कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुका है। इसी वजह से वो ठीक तरह किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे। नतीजा ये कि हर जगह हीरोज को यह अंदाजा ही नहीं है कि वो किस दुश्मन से लड़ रहे हैं और असल मामला क्या है। दूसरी तरफ हमें न्यू हीरोज का मंजर दिखाया जाता है। ये लोग कहते हैं कि जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि दुश्मन आखिर कहां से आ रहे हैं, तो न्यू हीरोज का लीडर अपनी टीम समेत वहां भेजा जाएगा। उनकी टीम अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। यहां पर सेकिंगार मौजूद है और उसके माथे पर पसीना छूट रहा है। वो कहता है, ये कैसी तबाही की सूरत है, आखिर हो क्या रहा है। सेकिंगार पूछता है कि हीरो एसोसिएशन इस सिलसिले में क्या कर रही है। तो यूज बताया जाता है कि वो लोग शायद संभाल नहीं पा रहे। एस क्लास हीरोज को छोड़कर बाकी तमाम हीरोज सिर्फ मर रहे हैं और दुश्मन का निशाना बनते जा रहे हैं। सेकिंगार कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मतलब ये लोग भी दुश्मन के हाथों निशाना बन रहे हैं। इनकी हालत तो सच में बहुत खराब है। क्या हम इन्हें थोड़े बहुत वेपन्स मुफ्त में दे सकते हैं? शायद ये मुमकिन हो। तुम्हें पता ही है, बैटल सूट पहनने के बाद मोमेन राइडर जैसे मजबूती से सोचे रखने वाले हीरोज काफी बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, है ना? इस पर ये लोग जवाब देते हैं कि हम पहले ही काफी ज्यादा नुकसान उठा चुके हैं और अगर अपने और ज्यादा रिसोर्सेज इसी तरह बांध दिए तो आगे चलकर लोगों को बचा नहीं पाएंगे। कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। मिस्टर सेकिंजर, हमें पता है कि आप पहले हीरो एसोसिएशन में काम करते थे, लेकिन अब आप न्यू हीरोज के एग्जीक्यूटिव लीडर हैं, तो मेहरबानी करके अपनी पुरानी नौकरी के बारे में न सोचिए और यहां ध्यान दीजिए। सेकिंजर मानता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर वो पूछता है, और सुप्रेलॉय का क्या, वो भी लड़ने नहीं जा सकता? या फिर मेटल बैट? उसे बताया जाता है कि मेटल बैट अब तक उनकी पॉलिसीज पर थोड़ा शक करता है, इसलिए ऐसे बंदे को जंग में भेजना जो उन पर भरोसा नहीं करता थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए उसे नहीं भेजा जा सकता। सेकिंगार कहता है, अच्छा चाइल्ड एम्परर का क्या? जवाब मिलता है कि चाइल्ड एम्परर की सूरत भी वैसी ही है, उसे कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल है। एब हुमेन बताया जाता है कि उस दिन सुबह सुबह एक्स सिटी में हमला शुरू हुआ था, जहां अचानक बहुत सारे ड्रोन्स आ गए। तकरीबन 1500 रोबोट्स वहां पहुंच चुके थे, जिन्होंने उन इमारतों पर हमला शुरू कर दिया जहां बहुत से ऐसे लोग रहते थे जिन्होंने हीरो एसोसिएशन जैसी एजेंसीज में अपना पैसा लगा रखा था। 6 मिनट बाद इन्हीं रोबोट्स ने पूरी सिटीज को भी तबाह करना शुरू कर दिया। जितने भी हीरो एसोसिएशन के हीरोज वहां पहुंचे उन्हें खत्म कर दिया गया। साथ ही न्यू हीरोज को भी एक सिटी में जंग के लिए भेजा गया। इसके 5 मिनट बाद असली जंग शुरू हुई। तकरीबन 6:02 पर एक और सिटी में काफी सारे रोबोट्स देखे गए जो एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग की तरफ बढ़े, जहां एस क्लास हीरो किंग ने अपना फ्लैट ले रखा था। इस बिल्डिंग को पूरी तरह घेर लिया गया और उस पर भी हमला हुआ, लेकिन किंग कहीं नजर नहीं आया। इसके बाद यह पूरा गिरोह शहर में फैल गया और तबाही मचाना शुरू कर दी। हर शहर में ऐसी ही बर्बादी देखी जाने लगी। न्यू हीरोज ने उन तमाम हीरोज से संपर्क किया जो उस वक्त ऑफ ड्यूटी थे और उनसे मदद मांगी। इसी दौरान बारी बारी डिजास्टर प्रिवेंशन और सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस से कम्युनिकेशन कट गया, जिस वजह से न्यू हीरोज ने अपने हिसाब से ही हीरोज को अलग अलग जगह भेज दिया। उन्होंने ये ऐलान किया कि न्यू हीरोज को उसी हिसाब से भेजा जाएगा जिस हिसाब से दुश्मन का साइज होगा। जहां तक हीरो एसोसिएशन की बात है, तो उन्होंने भी अपने प्रो हीरोज को जल्द से जल्द भेजने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उनका कम्युनिकेशन ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई और यह वाकई बुरी बात थी। यह सारा मंजर चाइल्ड एम्परर देख रहा होता है।
वो वहां रिकवरी यूनिट से फोर्स कनेक्शन करने की कोशिश करता है और कहता है, ये तो जाहिर सी बात है कि इतने हजारों रोबोट्स अपने आप किसी इंसान के बगैर मशीन से नहीं आ सकते। इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है, कोई साजिश है। अगर मैं उस रोबोट इंडस्ट्री के डेटाबेस तक पहुंच जाऊं जिसे मैंने पहले ही क्राइम स्कूल में क्रैक किया था, तो पता चल सकता है कि इस रोबोट आर्मी को किसने शुरू किया। तभी रुकता है और कहता है, एक सेकंड रुको, ये तो। लेकिन उसी वक्त पीछे से एक साथी आता है और पूछता है, क्या तुम बैटल में शामिल नहीं होगे? चाइल्ड एम्परर स्क्वाड के 200 मेंबर्स तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद दोबारा ह्यूमन रोबोट आर्मी का मंजर दिखाया जाता है, जहां सुइरू का ग्रुप पहुंच चुका होता है और उनकी खबर लेना शुरू कर देता है। सुइरू कहता है, अपने आप को संभाल कर रखना, इनके बीम से बचना। आधी टीम रोबोट्स से निपटेगी और बाकी आधी लोगों को बचाएगी, ठीक है? ये स्ट्रीट में तुम लोगों पर छोड़ता हूं। एक साथी पूछता है, आप क्या करेंगे लीडर सुइरू? वो जवाब देता है, मैं हीरो एसोसिएशन से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। साथी पूछता है, क्या ह्यूमन इनकी जरूरत है? स्वेरियू कहता है, नहीं, मैं इन्हें मदद के लिए नहीं बुला रहा। एक नए लीडर होने के नाते मैं इन्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इन्हें यहां आने की जरूरत नहीं। हमने यहां सब संभाल लिया है। बिना बैटल सूट के कितने हीरोज इस बैटल फील्ड में जिंदा रह पाएंगे? ये तबाही का मंजार तो देखो। एस क्लास हीरोज के अलावा यहां कोई और टिक ही नहीं पाएगा। इस लेवल की जुंग में वो लोग शामिल होने के काबिल ही नहीं, और ये उनके लिए काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। फिर सूर्यो मजाकिया अंदाज में कहता है, आज तक जिंदगी में कभी जल्दी नहीं उठी, तो मेरे ख्याल से अभी भी सोई ही होगी। आज भी सोती रहो और बाहर मत आना। मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद एक और हमला होगा, जो सेकेंड वेव होगी। तभी पीछे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर नमूदार होता है। सब सोचते हैं, ये तो अभी रोबोट से भी बड़ा मॉन्स्टर आ गया। ये हो क्या रहा है? लीडर बचाए। तभी सुइरू अपना वाइड ब्लाइंडिंग स्नेक फेस्ट अटैक इस्तेमाल करता है और कहता है, ज्यादा आगे मत बढ़ना। सूट पहनने के बावजूद भी तुम इतने ताकतवर मॉन्स्टर से जीत नहीं सकते। अगर कुछ भी बुरा हो या कुछ बड़ा आ जाए तो मुझे कांटेक्ट करना। हमारे पास कमाल के इक्विपमेंट्स हैं, वो भी बगैर हीरो एसोसिएशन की मदद के। तो हमें इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए हम खुद ही सब संभाल लेंगे। अगले सीन में हमें सुइको दिखता है, जिसका अलार्म बज रहा है। अनाउंसमेंट हो रही है कि जो भी सो रहे हैं उठ जाएं। बाहर जबरदस्त तबाही मची है, मदद के लिए आओ। इधर ए क्लास के 8 लोग, बी क्लास के 13 हीरोज और सी क्लास के 13 हीरोज इकट्ठा हो चुके होते हैं और प्लान बना रहे होते हैं, जाना किधर है। इतनी फजूल टीम बनाकर लोग जवाब देते हैं, क्या तुम अभी भी नींद में हो? बाहर इतनी तबाही की आवाज सुनाई नहीं दे रही। यहां हमें दिखाया जाता है कि रोबोट्स ने हीरो एसोसिएशन को चारों तरफ से घेर लिया है। ये हीरोज बताते हैं, हम इस लोकेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। तकरीबन 4 मिलियन रोबोट्स अभी भी घुस रहे हैं। हम कितने हैं ये भी पता नहीं। अभी जॉइंट डिफेंस सिस्टम अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर एक बार वो अंदर आ गए तो सिर्फ हम ही बचेंगे इनसे लड़ने के लिए, और शायद दुनिया का अंत हो जाए। हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं बचेगी। चेन एंड रूट पूछते हैं, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? फूटे जवाब देता है, कुत्ते को खाना खिलाने। दूसरी तरफ ब्लैक स्पंक का सीन दिखाया जाता है, जो कुत्ते का खाना ही खा रहा होता है। वो कहता है, ये मुमकिन है कि इंसान इन सब से हार जाए। ये ऐसी चीज है जो पता नहीं कहां से आ गई। कोई तो था जो इन सब को चुपके से इस्तेमाल कर रहा था और तैयार कर रहा था, और एक ही बार में इतना बड़ा हमला कर दिया। मुझे तो ये तरीका वाकई ठीक लगा। इससे पहले कि कोई सोचे चलो मजे करते हैं या चलो थोड़ा समझौता कर लेते हैं, सीधा उन पर हमला ही कर दो। फूटी हाथ बैठा होता है और कहता है, खा लो खा लो। ब्लैक स्पंक दिल ही दिल में सोचता है, सैटामा तो इनके साथ नहीं है ना, तो इनका काम तमाम समझो, कोई इन्हें बचा नहीं सकता। फूटे अपने मन में कहता है, इस सूरत में बस यही लग रहा है कि हम हार चुके हैं, लेकिन अगर साइटमा और ब्लू दोनों हाथ मिला लें तो जरूर एक ऐसी हीरोज की टीम सामने आ सकती है जो वाकई कमाल की होगी। मैं जहां भी जा रहा हूं
वहां सिर्फ और सिर्फ जुंग ही नजर आ रही है और मुझे लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इस पूरी दुनिया को चंद हीरोज बचा पाएंगे, इस बात पर भी मुझे यकीन नहीं हो पा रहा। अगर हम जीत भी गए तो भी लोगों को अपनी आम जिंदगी दोबारा शुरू करने में काफी वक्त लगेगा और इसके लिए काफी लोगों की जरूरत पड़ेगी जो हमारी मदद कर सकें। अभी तो मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि लदून। तो जल्दी से पता लगाओ ये शुरू कहां से हुआ, मुझे जानना है। उसे जवाब मिलता है, हमें पता है ब्लू। तब तक के लिए तुम यहां आ जाओ और थोड़ी देर वेट करो। जैसे ही हमें पता चलता है इनका बेस कहां है, तुम्हें और तुम्हारी टीम को भेज दिया जाएगा। ब्लू कहता है, लेकिन लोगों के लिए मैं यहां खड़ा हूं और मैं हार नहीं मानूंगा। इसके बाद हमें जेनोस का सीन दिखाया जाता है जो वहां आकर लैंड करता है। वो मन ही मन कहता है, ये बफेलो की पहली लैब्स में से एक है 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो ड्राइव नाइट ने मुझे बताई थी। ये जो एस क्लास हीरोज के बीच की है और एक बार शुरू हो गई तो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक साइड हार न जाए। मेटल नाइट तुम्हारा दुश्मन है। जेनोस मन ही मन सोचता है, हाई एनर्जी रिएक्शन, क्या उन्होंने मेरा पता लगा लिया है? तभी सामने से आवाज आती है, जॉइंट डिफेंस सिस्टम एक्टिवेटेड, अटैक अगेंस्ट इंट्रूडर। अब जेनोस पर जॉइंट डिफेंस सिस्टम का हमला शुरू होने वाला है, वही सिस्टम जो हीरो एसोसिएशन में भी लगा हुआ है। तो आप समझ ही सकते हैं आगे क्या होगा। ड्राइव नाइट का सीन नजर आता है। अब तक जितने रोबोट्स हमने देखे थे वो सब जमीन पर ही मौजूद थे, मगर अब कुछ नए और ज्यादा एडवांस किस्म की यूनिट्स मैदान में उतर चुकी हैं जो हवा में उड़ते हुए चली आ रही हैं। इनके पास लेसर बीम जैसा एक खौफनाक हथियार भी है। आते ही ये सीधा सिटी पर हमला शुरू कर देते हैं। उसी लम्हे नीचे एक्सेल की टीम मौजूद होती है और वो लोग मुश्किल से बच निकलते हैं इस हमले से। एक्सेल अपनी टीम से पूछता है, सब ठीक हो ना? टीम जवाब देती है, हाँ हम बिल्कुल ठीक हैं, मगर ये दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा है लीडर। एक्सेल कहता है, चलो परेशान मत हो, इन जबरदस्त रोबोट से मैं खुद निपट लूंगा। तुम लोग नीचे वाले छोटे रोबोट्स को देख लो। याद होगा आपको, असल में नियो हंटर्स हैं और पूरे नियो हीरोज में सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं। एक्सेल एक बिल्डिंग की छत पर भागते हुए चढ़ता है और वहीं से इन रोबोट्स को काटना शुरू कर देता है, लेकिन तभी उसे नजर आता है कि कुछ रोबोट्स खुद ही फटने लगते हैं। वो गौर से देखता है तो समझ जाता है कि वेबिगाजा मैदान में उतर चुकी है और अपनी खास ताकत से इन सब रोबोट्स का सफाया कर रही है। एक्सेल उससे कहता है, ख्याल रखना अपना, तुम कर सकती हो ये। दूसरी तरफ रेडन भी अपने ग्लव्स का इस्तेमाल करके अलग तरीके से मैदान संभाल रहा होता है। वो सिर्फ एचआत के इशारे से ही जमीन से इन रोबोट्स को तोड़ता जा रहा होता है। उसके साथ तमाम टीममेट्स के पास भी वही आर्मर मौजूद होती है। राइडन कहता है, ये जो विंड प्रेशर वेव्स हैं और पाल्म स्ट्राइक्स हैं, दोनों मिलकर काफी बेहतरीन असर दिखा रहे हैं। बस इसी तरह लगे रहो और इन्हें आगे बढ़ने मत दो। एक और जगह ब्लू अपने फर्स्ट कैनन का इस्तेमाल करके काफी सारे रोबोट्स को ढेर कर देता है। हेडक्वार्टर से उसे राब्ता किया जाता है और कहा जाता है, तुम जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रहे हो ब्लू, वापस आ जाओ हेडक्वार्टर्स में। क्या मेरी बात तुम तक नहीं पहुंच रही? अपनी ताकत संभाल कर रखो उस बड़े दुश्मन के लिए। मास्टर फजी का ख्याल है कि दुश्मन ने अभी अपने और भी खतरनाक हथियार छुपा रखे हैं। ब्लू गुस्सा होकर जवाब देता है, ये कैसी बेवकूफी भरी बात कर रहे हो? अगर मैं अभी वापस भाग गया तो जितनी ताकत मैंने यहां दिखाई है वो सब जाया चली जाएगी। दूसरी तरफ हमें सुइरो के गैंग का सीन दिखाया जाता है। ये लोग कहते हैं, लीडर, नए दुश्मन आ चुके हैं और हम उनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे, बस मार खाए जा रहे हैं। ये हमें खत्म कर देंगे। उड़ने वाले रोबोट्स इनके लिए बहुत भारी साबित हो रहे होते हैं। सुइरो मन ही मन सोचता है, अच्छा तो ये सेकंड वेव है। वो अपनी खास वॉइड फ्लाइंग ड्रैगन फिस्ट टेक्निक से इन रोबोट्स को ढेर करता है और जमीन पर उतर आता है। वो सोचता है, अगर इनकी ताकत का लेवल यही है और ये इतनी भारी तादाद में आए तो इन्हें हराना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात है जो मुझे परेशान कर रही है। अब हमें शेल्टर का सीन दिखाया जाता है। वहां लोग कहते हैं, नेटवर्क में रुकावट की वजह से मैसेज थोड़ा लेट पहुंचा, मगर लगता है सुइरो ऑफ वॉइड फिस्ट यानी न्यू हीरो जॉर्ज की ऑफिसर क्लास का कमांडिंग ऑफिसर अनहोने हमारे लिए एक पैगाम भेजा है।
शायद वो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। नहीं नहीं, उनका तो सीधा कहना है कि हीरो एसोसिएशन इस मामले को संभलने के कबील नहीं है, इसलिए इस सब में टांग मत अड़ाओ, एनियो खुद इस चीज को देख लेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि खासकर ए क्लास हीरो सुइको का ख्याल रखा जाए, क्योंकि वो बहुत गर्म मिजाज वाली है। इस शेल्टर में ये लगता है कि ए क्लास हीरोज के साथ साथ हीरो एसोसिएशन के कई हीरो भी अपनी जान बचाने के लिए छुपे बैठे हैं। लोग आपस में कहते हैं वो कुछ भी कह दे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं बचा, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। एनियो हीरोज यहां हमारी मदद करने नहीं आने वाले, खासकर इस हालात में, क्योंकि अगर वो आ भी जाएं तो हवा में ही मर गिराए जाएंगे। हम तो बस चूहों की तरह फांस चुके हैं एक इतने बड़े जाल में जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहां से न बाहर निकालने का रास्ता है और न अंदर आने का। हाँ, तुम्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा बड़े भाई। ऐसा लगता है कि एक बड़े भाई की जिम्मेदारी और साथ ही हीरो बनना, दोनों एक साथ निभाना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। तुमने इस जुंग को समझा, हालात को भी समझा, और लगता है तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो, इसीलिए तुमने ये इलाम भी भेज दिया है ना। तुमने अपने हिसाब से सही कदम उठाया, लेकिन तुम्हारे पास पूरी जानकारी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, तुमने ये सब मेरे लिए किया, तुमने मुझे कम आंक लिया। शायद इस वक्त तुम बैटलफील्ड में दुश्मनों की खबर ले रहे हो, है ना बड़े भाई? लेकिन अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम सबसे ताकतवर हो तो तुम गलत हो। यहां पर लगता है सुइको को सैतामा याद आता है, क्योंकि हमें इन सैतामा का विजुअल दिखाया जाता है। सुइको बताती है, हीरो एसोसिएशन में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके रैंक से भी कहीं ऊपर हैं, और तुम कभी समझ नहीं पाओगे एक डिजास्टर लेवल ड्रैगन का खौफ क्या होता है जब वो हमारे दुश्मन बनकर आता है। असल खतरा तो वहीं छुपा होता है ना? कुछ ऑफिशियल्स आपस में बात कर रहे होते हैं, कोई पूछता है इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम का क्या हाल है। एक शख्स फोन पर बात करते हुए बताता है, हमारे जीतने के कोई चांस नहीं बचे, क्योंकि 80% डिफेंस रोबोट्स पहले ही तबाह हो चुके हैं। सुइको मन ही मन कहती है, मैं अपने अल्फाज वापस लेना चाहती हूं, मेरा मतलब था असल खतरा तो यही है। अब हमें एक कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है। वहां लोग कहते हैं जो नया बंदा आज काम पर आया है वो वाकई कमाल का निकला, उसने इतनी भारी भारी चीजें उठाकर इतने सारे रोबोट्स का सफाया कर दिया, वो भी बिल्कुल खाली हाथ से। असल में ये बंदा कोई और नहीं, गारो है। उसने एक खंभा पकड़कर काफी सारे रोबोट्स को ढेर कर दिया। लोग कहते हैं लगता है कंस्ट्रक्शन प्लान दोबारा से बनाना पड़ेगा। गारो देखता है कि उड़ने वाले रोबोट्स भी मैदान में उतर आए हैं। वो कहता है, क्या बात है, नए लोग भी आ गए। हीरोज तुम लोग तो सच में बहुत सुसत हो, इतनी भारी संख्या होने के बावजूद लोग कम होते जा रहे हैं। तभी एक बहुत खतरनाक और अलग लेवल का रोबोट सामने आता है। वो कहता है, किल लिस्ट नंबर 14, मतलब तुम। गरो इस लिस्ट में 14वें नंबर पर हो, जो हीरो हंटर गरो के नाम से मशहूर है। वो कहता है, मैं हूं मशीन गॉड मैग्नेसाउजा। सर, आपकी लाश के लिए मेरा कुछ काम है, आपके काम में दखल देने के लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन अब मैं आपको खत्म करने वाला हूं। गैरो को अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं होती। मैग्नेसाउजा के पास ढेर सारे नाइव्स होते हैं जो उसके मैग्नेटिक फील्ड में तैरते रहते हैं, और वो गरो पर हमला करता है। लेकिन गरो जैसे ही आगे बढ़ता है, एक ही घुंसे में खत्म कर देता है। वो उसका हेलमेट उतार कर फेंक देता है और कहता है, जहन्नुम में जाओ। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है। गरो अब संजीदगी से कहता है, मैं तुम सबको दिखाऊंगा इस दुनिया की हर मुश्किल को हल करना कितना आसान होता है, सिर्फ लड़ाई के जरिए। तुम सब बस बेकार चीजें हो, जिनसे ना खून निकलता है और ना दाढ़ महसूस होता है। वो यहाँ असल में रोबोट्स को संबोधित कर रहा होता है। बेचारा कंस्ट्रक्शन वर्कर जो पहले काम कर रहा था, वो सोचता है ये दुनिया में आखिर हो क्या रहा है, क्या हमारी तहजीब अब खत्म होने वाली है। तभी उसका मैनेजर टाइप बंदा आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, आज कोई काम नहीं है, घर चले जाओ यहाँ से, हम सब शेल्टर की तरफ जा रहे हैं, हमारे साथ चलो। अब हमें एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, दड़ी जल्दी करो, जल्दी चलो प्लीज़, कम से कम भागना तो पड़ेगा, कम से कम कूद तो लो। बूढ़ी औरत कहती है, देखो तुम्हारी दड़ी के घुटने अब जवाब दे चुके हैं और कमार भी टूटी हुई है और तुम मुझे कूदने को कह रहे हो।
बच्चा कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अपनी हट तो दो, आगे बढ़ो। जब जिंदगी खतरे में हो तभी हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और भागते हैं। वो शेल्टर के बिल्कुल करीब पहुंचने ही वाले होते हैं। बूढ़ी औरत कहती है, देखो बेटा, अगर यहाँ कुछ खतरनाक हो जाए तो मुझे भूल जाना और भाग जाना प्लीज। बच्चा कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगा, कोई हमारी मदद करने क्यों नहीं आ रहा? हीरोज कहाँ हैं? बूढ़ी औरत कहती है, वो जरूर आएंगे बेटा। बच्चा पूछता है, एस क्लास, हीरोज कहाँ हैं और न्यू हीरोज को क्या हो गया? अगर हम शेल्टर में भी अटैक हो गए तो हम क्या करेंगे? बूढ़ी औरत कहती है, फिक्र मत करो, वो सब संभाल लेंगे, वो जरूर आएंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए बूढ़ी औरत रोने लगती है। बच्चा कहता है, अगर अभी स्टैग बीटल मैन होता तो वो जरूर एक रोते हुए बच्चे की मदद करने आता, है ना दड़ी? वो पलट कर देखता है तो पाता है दड़ी के पीछे काफी सारे रोबोट्स खड़े हैं। दड़ी चिल्लाती है, यहां से भाग जाओ, जल्दी भागो। बच्चा कहता है, नहीं, मैं नहीं भागूंगा। दड़ी फिर कहती है, प्लीज भाग जाओ। बच्चा रोने लगता है और कहता है, दड़ी से दूर रहो। दड़ी कहती है, मेरी फिक्र मत करो, तुम यहां से चले जाओ। तभी बच्चे के हाथ में मौजूद खिलौना स्टैग बीटल, वो कहता है, ट्रांसफॉर्म। अचानक वो एक असली हीरो में बदल जाता है, पूरी जिंदगी जितना बड़ा हो जाता है और कहता है, इंसाफ का फैसला करते हुए। इसके बाद वो एक ही झटके में सारे रोबोट्स को खत्म कर देता है। बच्चा रोने लगता है खुशी से और कहता है, ये सच है, स्टैग बीटल मैन सच में मौजूद है। इसका मतलब किताब में दिए गए सब हीरोज भी असली हैं, असली हीरोज, है ना? स्टैग बीटल मैन कहता है, तुम खुद एक असली हीरो हो। अगर तुम सच में एक हीरो से मिलना चाहते हो तो तुम्हें खुद एक असली इंसान बनना होगा और भी ज्यादा मजबूत बनना होगा। बच्चा कहता है, हां, मैं जरूर बनूंगा। इसके बाद स्टैग बीटल मैन वहां से चला जाता है और कहता है, ठीक है, अब शेल्टर चले जाओ और अपना ख्याल रखना। अब हमें एक ऐसा इंसान दिखाया जाता है जिसने खाली हाथों से काफी सारे रोबोट्स को मार गिराया है। वहां कुछ लड़के मौजूद होते हैं जो नियो हीरोज से ताल्लुक रखते हैं। वो कहते हैं, तुमने देखा ना? हाँ बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये जो नकली ताकतें हैं उन्हें लोग गलत समझ बैठे हैं। हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें ऐसी जबरदस्त चीज मिल गई, वो भी ऐसी जगह पर। मैं तो इतना खुश हूं कि तारे नजर आ रहे हैं। हालांकि वविकासा हमारे टीम मेंबर्स को छोड़कर, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे लिए एक मौका है कि हम इस दुनिया में नए सुपरस्टार्स के रूप में उभर कर आए। और वो शार्क्स देखो, वो अभी भी अपनी नकली हीरो वाली हरकतें कर रहा है। शायद वो भी अपनी वापसी करने की कोशिश कर रहा है और हमने उसे रंगहाथ पकड़ लिया है, एक मासूम बच्चे को बेवकूफ़ बनाते हुए। इसलिए इसे सज़ा मिलनी चाहिए, मौत की सज़ा। उसका ख्याल है कि वो अपना रूप बदल कर दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू कर लेगा, है ना? तुम एक राक्षस हो, अंदर से एक असली राक्षस। ये लोग कोई और नहीं, नियो बबली बॉयज हैं, जो खुद को इस नए दौर के आइडल्स कहते हैं। वो कहते हैं, हम तुम्हें जरूर पकड़ कर रहेंगे, मिमिक्री मॉन्स्टर, या फिर कहूं एम आई मास्क्ड। ये वही शख्स है जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं। नए लोग लगातार स्टोरी में आ रहे हैं, लेकिन हमारे साइट में कहीं नजर नहीं आता दिख रहा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहां तक थी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छा सा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।